श्रोताओं नमस्कार। महीने का अंतिम रविवार और ये दिन होता है प्रधानमंत्री के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का। तो आज भी उन्होंने अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश में रहने वाले श्रोताओं से अपने विचार साझा किए और आकाशवाणी जम्मू का क्षेत्रीय समाचार एकांश भी इसी सिलसिले में हर बार की तरह इस बार भी एक चर्चा आज के मन की बात पर लेकर हाजिर है, जिसके लिए हमने जहमत दी है प्रोफेसर डॉक्टर JN बालिया को, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं एजुकेशन विभाग सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज शुरुआत उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से की कि जो आज़ादी के 75 वर्ष मना रहे हैं, अपने पीछे के इतिहास को देख रहे हैं, 75 वर्षों के इस सफ़र को देख रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने जिक्र किया इमरजेंसी का, जो कि देश में 1975 में लगाई गई थी। तो हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें हर एक को अधिकार है अपने भाव व्यक्त करने के, अपनी मर्जी से जीवन जीने के। इमरजेंसी को एक लोकतांत्रिक मुल्क में आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कही कि जो हमारी आज़ादी की यात्रा जो रही है उसमें इसका एक विवरण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जो समय था 1975 की बात है जब पूरे देश में इमरजेंसी लगाई गई थी, और जिस तरह की जो लोगों की स्वतंत्रता की और उसकी जो भावना है, मतलब एक अपने आप को जोड़ने की जो भावना है उसको दबाने का प्रयास किया गया था, वो समय बहुत ही विचलित करने वाला है। और युवा शक्ति जिसको कहीं ना कहीं अपनी राष्ट्र के निर्माण के सहयोग में लगना चाहिए, उनको ही दबा दिया गया, उनकी भावनाओं को। पत्रकारों पर आपको भी याद होगा किस तरह से उनको कुछ बात कहने के लिए भी बहुत सोच समझ के उन्होंने, उदाहरण किशोर कुमार जी का जी किशोर कुमार, और ये बताया कि उन्होंने जब एक राष्ट्र उसके लिए गीत किसी की सरकार की और बड़ाई करने के लिए जब नहीं गाया तो उन पर किस तरह से प्रतिबंध लगा दिया। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, अनगिनत उदाहरण हैं, और ये नहीं होना चाहिए। और इसमें तो कहीं ना कहीं राष्ट्र का विकास तो रुकेगा। वो समय बहुत एक अलग तरह का समय था जिसको कि आज भी हम लोग याद करते हैं। मैं बताऊं कि मैं तब 5वीं कक्षा का छात्र था और मुझे भी वो समय याद है। अपने समय देखा कि किस तरह से जो जना कुछ बोलता था, तो वो एक लोकतंत्र का लिए बहुत एक विषैला, मैं कहूंगा कि बात है, वो नहीं होनी चाहिए। और इस तरह से हमारी जो एक भारतीय संविधान में जो एक राइट टू लाइफ की बात लिखी गई है 21वें उसमें, और उसमें जो जीवन का अधिकार है उसके लिए जरूरी है। और हम सब जानते हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास और उसमें जो अब चीज जो जुड़ी है वो है सबका प्रयास। जी। और सबका प्रयास तो रुक ही जाएगा जब आप लोगों की भावनाओं को दबा देंगे, लोगों को बंद कर देंगे। तो इसलिए ये तो उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण इसका दिया है। और बात बताई है कि हमको उस घटना को लेकर ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो योगदान है वो किस तरफ होना चाहिए, ये बात। और मिलकर इससे सीखना है, हमें भविष्य के लिए भी सीखना है कि लोकतंत्र में जब जो सरकार होती है वो लोगों द्वारा बनाई गई होती है, लोगों के लिए बनाई गई होती है। गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल होती है। तो उसमें लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। तो उसमें दमनकारी नीतियों का या इमरजेंसी लगाने का या दबाव बनाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिए। तभी हमारा जो लोकतंत्र है और फले फूलेगा और ज्यादा विकास तो उसमें हो ही नहीं सकता। और जब प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास, तो सभी का योगदान जब होगा तभी जाके देश आगे बढ़ेगा, आगे चलेगा। उसके बाद उन्होंने एक बड़ी मजेदार बात की कि बचपन में हम चांद को छूने की बात करते थे, तारों को पकड़ने की बात करते थे, और आज ऐसा है कि जब देश 75 वर्ष मना रहा है अपनी आज़ादी के, तो हमारे युवा, हमारे विद्यार्थी, हमारे बच्चे जो हैं वो ब्रह्मांड, स्पेस के क्षेत्र में बड़ा योगदान दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने जो जिक्र किया स्पेस सेक्टर में हमारे जो स्टार्टअप्स हैं उनका और जो यंग साइंटिस्ट हैं उनका, इस चीज़ को आप किस तरह से आज के कार्यक्रम ये तो मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा कि आज की तिथि में भारत जो है 3rd लार्जेस्ट कंट्री बन चुका है स्पेस मिशन के रूप में, US और चाइना के बाद। और आपको भी मालूम होगा कि अगर हम आज की बात करें 21-22 की, इसमें तो 14,000 के करीब हमारा जो है वो सर्विस सेक्टर्स में स्टार्टअप हमारे बन चुके हैं जी। और उसमें से 100 स्टार्टअप से ऊपर जो है वो स्पेस स्टार्टअप, जिसका इन्होंने एक उदाहरण लिया अग्निकूल और स्काई रूट की। इस तरह से बहुत, देखिए वहाँ बात यही आती है कि वो हमारे युवा लोग हैं और युवा शक्ति है और उनको किस तरह से देश के साथ जोड़ा जाए। और इसमें कुछ 750 स्कूल के स्टूडेंट्स पर भी काम चल रहा है, जिसमें कोई वो 750
700 बच्चे जो हैं वो 75 के करीब सैटेलाइट्स बना रहे हैं। जी, जी, और जी। वो शायद 30 जून को पहला इस तरह के स्टार्टअप द्वारा बनाया गया। और उन्होंने चेन्नई और हैदराबाद के अग्निकूल और स्काई रूट नाम के जो स्टार्टअप्स हैं उनका जिक्र किया, जो कि लॉन्च व्हीकल तैयार कर रहे हैं जिसके जरिए जो छोटे लोड्स हैं वो अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। देखिए, अभी तक होता था क्या कि जो स्पेस मिशन था वो एक बहुत सीक्रेट मिशन होता था जी। और वो पब्लिक डोमेन में थी कि वही बात है कि किस तरह से हम भारत की जनता को किस तरह से जोड़ रहे हैं हर चीज में। जी। मतलब स्पेस निर्माण में होता था कि वैज्ञानिक लोग करेंगे, तो अब वैज्ञानिक तो हमारे देश से ही पैदा होंगे। जी। इसके लिए देखिए एक योजना है भारत सरकार की, इसरो की, और वो है युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका। और इसमें से हर साल भारतवर्ष के 9th और 10th क्लास के बच्चों को सेलेक्ट किए जाते हैं। अभी जम्मू कश्मीर के 4 बच्चे भी सिलेक्ट गए थे और 15 दिन के लिए उन्होंने उनको इसरो हेडक्वार्टर में भी ले गए और वहां बच्चों को 15 दिन तक पूरा स्पेस साइंस के बारे में बताया। देखिए, वही बच्चे आगे चलकर कहीं ना कहीं उनके अंदर जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनेगा, ना सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टिकोण बल्कि राष्ट्र के लिए हमको क्या क्या करना है, वहीं से तो वैज्ञानिक तैयार होंगे। आपके सामने उदाहरण है अब्दुल कलाम जी का, हमारे सामने उदाहरण है जितने हमारे साइंटिस्ट रहे, चाहे विक्रम साराभाई हैं, ये लोग सब लोग एक परिवारों से जुड़े हुए, ऐसे बचपन में उनके अंदर एक भावना आ गई थी कि मुझे स्पेस साइंस की तरफ करना है। तो एक बहुत बड़े प्रयास है। और इस तरह से एक चीज और बताना चाहेंगे कि अभी तक हमारे जो स्टार्टअप हैं, जैसा प्रधानमंत्री जी ने बताया कि 100 के करीब स्टार्टअप जो है स्पेस के स्टार्टअप। जी। और अब सोचने वाली बात है कि किस तरह से वो स्टार्टअप काम करेंगे और आगे आने वाले 5-6 वर्षों में स्पेस साइंस में हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु बनने जा रहा है, बन चुका है, आप सब जानते हैं। और सपने तो हर बच्चे के मन में बचपन से ही होते हैं कुछ करने के, लेकिन उनको कोई एक रास्ता नहीं मिल पाता कि किस तरह से जो उनकी सोच है या एनर्जी है उसको चैनलाइज किया जाए। लेकिन आज सरकार की नीतियों की अगर हम बात करें तो शिक्षा नीति के तहत भी बच्चों को राइट फ्रॉम 5th 6th 7th स्टैंडर्ड से ही उनको उस तरफ लिया जाता है, क्योंकि शिक्षा से जुड़े हैं, एजुकेशन के विभाग अध्यक्ष हैं, तो ऐसी और सरकार की कौन सी स्कीमें हैं जो डायरेक्टली बच्चों को शुरू से ही बेनिफिट देती हैं, उनको दिशा देती हैं कि किस तरफ अपनी रुचि के मुताबिक अनगिनत कार्यक्रम है, अनगिनत योजनाएं हैं और बच्चों को जोड़ा जा रहा है। जैसे हमारी कुछ ऐसी प्रयोगशालाएं बनाई जा रही हैं, अटल प्रयोगशाला बन रही है, हर विद्यालय में बन रही है। देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनने का मतलब है कि बच्चा की सोच जो है वो वैज्ञानिक हो जाती है, हर चीज को बहुत रैशनली सोचता है और उसमें एक अच्छे नागरिक बनाने में बच्चे का दृष्टिकोण बनाना एक खास चीज है। जैसे मैंने उदाहरण अभी आपके साथ युविका का लिया, यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम है। और हमारे पाठ्यक्रम में अभी देखिए नई शिक्षा नीति हमारे देश में 2020 में 29 जुलाई को लागू हुई है। तब से आज तक हमारे सभी विद्यालयों में और यूनिवर्सिटीज में पाठ्यक्रम में परिवर्तन हो रहा है और उसमें वो परिवर्तन होने जा रहा है जिससे कि बच्चे को रास्ते बहुत स्पष्ट हो जाएंगे कि मुझे क्या बनना है, कैसे बनना है, और काफी कुछ चीजें हैं। तो वो भी एक कहीं ना कहीं कार्यक्रम। ये तो विज्ञान और स्पेस के क्षेत्र की बात की। उसके बाद प्रधानमंत्री ने खेलों का जिक्र किया, नीरज चोपड़ा का जिक्र किया जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड तो जीता था। अभी फिनलैंड में उन्होंने एक पावन उर्मी गेम्स में सिल्वर जीता है और अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है गोल्ड के साथ। तो उसके बाद उन्होंने जिक्र किया कुछ ऐसे खेलों का, खेलो इंडिया यूथ जो गेम्स हुई थी उनमें उन्होंने बताया कि 12 रिकॉर्ड टूटे हैं और उन 12 में से 11 रिकॉर्ड महिलाओं के वर्ग में थे, महिलाओं ने तोड़े हैं। तो खेलों में मर्दों और महिलाओं दोनों की, लड़कों और लड़कियों की शमूलियत और खासतौर पर लड़कियों का बड़े जोश और जज्बे के साथ इस क्षेत्र में जाना और अपना नाम करना, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसमें खास बात जो देखने वाली ये है कि इस तरह के हमारे जैसे खेलो इंडिया यूथ प्रोग्राम जो है, इसमें जो दूर दराज के युवा हैं वो जुड़ रहे हैं। जो अब युवा निकल के आ रहे हैं, चाहे नीरज चोपड़ा की बात करें, चाहे इस तरह से बहुत सारे, उन्होंने एक उदाहरण दी कि जम्मू कश्मीर का आदिल का भी लिया। जी, जिनके पिता बहुत एक साधारण परिवार से, एक एल धनुष एक चेन्नई के बच्चे का उदाहरण लिया, उसके पिताजी जो है कारपेंटर हैं, बड़े ही हैं। काजोल की एक बच्ची का उदाहरण लिया कि जिसके पिता चाय की दुकान बेचते हैं और एक बच्ची के पिता ड्राइवर हैं, एक स्कूल की बस चलाते हैं। हाँ जी, दूर दराज के जो बच्चे जुड़ रहे हैं और वो इतना नाम कमा रहे हैं, इस तरह से रिकॉर्ड नए बना रहे हैं। और वहां पर एक बहुत अच्छी बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही है, वो है कुछ ऐसे गांव खेल, हमारे भारतीय परंपरा से जुड़े हुए खेल, पारंपरिक खेल जो हमारे हैं, उनकी पहचान नई तौर पर बन रही है, जिसमें उन्होंने गतका, थांगता, योगासन, मल्लखंब जैसे ऐसे खेल हैं। और उसमें जो मुझे लग रहा है और हम सब भारतीय लोग समझ रहे हैं कि भारत खेल में भी एक विश्व गुरु बनने की और बहुत प्रयासरत है। उन्होंने मिताली राज जो क्रिकेटर है उसका योगदान की भी सराहना की। देखिए, बहुत जरूरी यह है कि बच्चों की जब हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, उसके लिए ना सिर्फ अच्छे विद्यालय हों बल्कि अच्छे कुछ हमारे खेल में बच्चों को जोड़ना, उनको संस्कृति से जोड़ना, उनको उसके लिए तैयार करना, ये बहुत जरूरी है। और इसमें देखिए क्या है कि वो खेल जोड़े जा रहे हैं जो हमारे भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए। जी डॉक्टर साहब,
साहब यहाँ दो बातें मेरे जहन में आ रही हैं। एक तो खेलों में जैसे उन्होंने बताया कि जैसे हमारे आदिल अल्ताफ की बात की जिसके पिता टेलर हैं जी हाँ, और बच्चों की बात की जिनके पिता कोई कारपेंटर हैं, कोई चाय बेचते हैं, कोई बस ड्राइवर हैं। खेलों से उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है और ना ही ये लोग इतने इन्फ्लुएंशियल हैं कि अपने बच्चों को बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स एकेडमी में भेज सकें, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा वातावरण है कि बच्चे की क्षमता को देखते हुए उसे आगे लाया और बच्चों ने उस प्रतिभा को कर दिखाया, उसको साबित करके दिखाया, लोहा मनवाया। तो ऐसे में हमें क्या संदेश देना है उन बच्चों को जो खेलों में रुचि रखते हैं लेकिन संकोच में रहते हैं कि कौन करेगा, कैसे हम आगे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? इसमें देखिए बहुत जरूरी है कि इसमें विद्यालयों का भी और खासकर माता पिता का भी बहुत योगदान है। और भारत सरकार के ऐसे बहुत से कार्यक्रम है उसमें जहां जब आयोजित होते हैं तो सभी को सामूहिक रूप से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। और बच्चों को भी ये एक संदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। देखिए उनका परिवार का कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं रहा है, लेकिन उस बच्चों ने प्रयास किया और उस भावना के साथ प्रयास किया तो आज उन्होंने ना अपने परिवार का अपना बल्कि देश का, भारतवर्ष का नाम कितना ऊंचा पहुंचाया है। और ये एक ऐसे उदाहरण है कि हम सभी बच्चों को एक संदेश दिया है उन्होंने कि किस तरह से जुड़े हो। ये तो बात थी उन खेलों की जिनमें आप कंपटीशन में जाते हैं या प्रतियोगिताएं होती हैं तो उसमें आप जीतते हैं या खेलते हैं, अपनी प्रतिभा को साबित करते हैं। लेकिन आज क्योंकि आप एक शिक्षाविद हैं और शिक्षा से जुड़े हुए विषय आपके जो प्रिय रहते भी हैं, आज हम देखते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो कंप्यूटर और मोबाइल तक सीमित अपने आप को करते रहे, चाहे वो खेलने की बात हो, मनोरंजन की बात हो या पढ़ने की बात हो, और उनका एक दायरा बड़ा एक गूगल तक या आपके मोबाइल तक सीमित होते जा रहा है। जबकि आज से 20 साल पहले जो खेल होते थे बच्चों के, गिल्ली डंडा खेलते थे, पकड़न पकड़ाई खेलते थे, छुपन छुपाई खेलते थे, कुछ इस तरह की गेम्स खेलते थे जिनसे बच्चों को कोई बुरा असर भी नहीं पड़ता था उनके ऊपर, उनके मस्तिष्क पर, अपनी मेमोरी पर, बल्कि उसमें उनका सर्वांगीण विकास उससे होता था। तो अब आज जैसे प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि गतका को, योगा को, मलखंब को भी हम रिकॉग्निशन दे रहे हैं, इसी तरह जो आम हमारी खेल हैं जो घरों में हम खेलते हैं उनकी तरफ जाना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी। और इसमें देखिए क्या होगा कि पूरा परिवार का जुड़ाव होगा जब बच्चे ऐसे खेलेंगे। कि आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही कि जिस तरह से बच्चे आजकल ज्यादा अपने मोबाइल के साथ या कंप्यूटर के साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर वो इस तरह के खेलों का आयोजन होगा, चाहे वो मेरे ख्याल से मोहल्ले के तौर पर हो, गाँव के तौर पर हो, शहर के तौर पर हो, ऐसे खेलों का आयोजन हो जो कि हमारे पारिवारिक खेल भी हो, परंपरागत खेल हो और उसमें सभी लोग जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे का जो एक ऑलराउंड डेवलपमेंट है वो होगा। ऑलराउंड डेवलपमेंट, बच्चा अपनी संस्कृति को समझेगा, अपने समाज को समझेगा, अपने परिवार को समझेगा और अपने राष्ट्र को समझेगा। तो उसमें समझ जो आएगी उसकी, वो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात आती है ना, एक सामूहिक जिम्मेदारी वाली बात होती है। क्योंकि वही बच्चा आगे चलकर युवा बनेगा, एक वैज्ञानिक बनेगा या एक भारत का एक नागरिक बनेगा, तो उसको ये समझ में आएगा कि मेरा अपनी योगदान क्या है। सिर्फ मुझे अपने लिए नहीं करना है बल्कि पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए काम करना है। तो उसको इसलिए अपनी संस्कृति को समझना बहुत जरूरी जी। और खेलों की बात जरूरी नहीं है कि आप किसी प्रतिस्पर्धा में जाकर राष्ट्रीय स्तर पर की इनाम ही जीतें। हमें यह भी समझना है कि फिट रहना है। अगर फिट इंडिया की हम बात करते हैं तो हमें शारीरिक जो कसरत है वो जारी रखनी है, चाहे वो दौड़ के थ्रू हो या किसी खेल के थ्रू हो या किसी अन्य तरीके से। हमें अपने जो शारीरिक व्यायाम है वो बड़ा ज़रूरी है। तो उसके लिए चाहे बच्चे हैं, बड़े हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें उसमें अपने आप को रखना ही रखना है। प्रधानमंत्री ने शतरंज का जिक्र किया और ये भारत के लिए बड़े गौरव की बात है कि पहले ये जो मशाल होती थी, हम जैसे खेलों की मशाल, ओलंपिक मशाल होती थी, वो सिर्फ ओलंपिक गेम्स के लिए ही होती थी। और अब शतरंज की मशाल जो भारत से शुरू की गई है और 28 जुलाई से खेलों का आयोजन जो होते जा रहा है, शतरंज ओलंपियाड, चेस ओलंपियाड यहाँ पे हो रहा है, इसको आप कितने फख्र के साथ देखते हैं डॉक्टर साहब? क्योंकि शतरंज अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने भी ये बात कही कि इसका जो उत्पत्ति है वो भी हुई है जी। और जितने हमारे खेल रहे थे कि कबड्डी हो गया, शतरंज हो गया, ऐसे बहुत सारे खेल जो हमारे भारतीय संस्कृति के साथ, इतिहास के साथ जुड़े हुए खेल हैं और उनको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है जी। क्योंकि वो खेल ऐसे है, देखिए चेस जो है उसमें बच्चे का मानसिक विकास बहुत होता है, उसमें मेंटल फैकल्टीज जिसको हम लोग बात करते हैं, मानसिक जो बच्चे की जितनी उसका योगदान होता है और जितना उसका विकास होता है, बहुत जो दूरदर्शिता क्षमता है वो बढ़ती है। स्ट्रेटेजिक वाली बात आती है, उसको स्ट्रेटेजी
बनाकर काम करना है। जीवन में बहुत जरूरी है कि हम जो काम करें तो एक स्ट्रेटेजी बना के चले, और उसको एक अच्छे नागरिक बनने के लिए जरूरी है कि वो चीजों को समझे कि मुझे किस तरह से कैसा कदम उठाना है। तो आप देखते होंगे कि चेस में एक एक चाल जिसको बोलते हैं वो एक एक कदम होता है, तो वो बहुत जरूरी है कि वो चीज आए और उससे बच्चे के अंदर एक आगे चलकर उसको अपने जीवन में जिस तरह के भी काम कर रहे हैं अपने देश के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, तो कहां पर कैसा कदम उठाएं जो कि उसको सफलता की तरफ ले जाए। जी, और चेस ये सिखाता है कि किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से चलना है। और ये बहुत बड़ा एक प्रयास है, और मेरे ख्याल से ये हमारा शतरंज बहुत प्रचलित तो है, लेकिन और इस तरह से ऐसे प्रयासों से बहुत प्रचलित होता जाएगा। आज के मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने प्रकृति की भी बात की, और खास तौर पर उन्होंने वेस्ट टू वेल्थ का जिक्र करते हुए चिटेलुई नदी का उदाहरण दिया कि मिजोरम की जो राजधानी है ऐज़वाल, वहां पर ये नदी लुप्त होने की कगार पर थी। कचरा जमा था, प्लास्टिक और पॉलिथीन जो जमा था वहां पर, तो उसके लिए मुहिम शुरू की गई और उस प्लास्टिक से, उस कचरे से सड़क बनाने का काम किया गया। अक्सर हम देखते हैं कि कोई भी अपने आसपास जो वाटर बॉडी है या और भी कोई प्राकृतिक संपदाएं जो हैं, अगर वो खराब हो रही हैं तो हम देखकर यही कहते हैं देखिए सरकार कुछ नहीं कर रही, ये ऐसे वेस्ट जा रहा है। हम ये नहीं सोचते कि हम भी तो इस देश के नागरिक हैं, हम भी तो इसी धरती पर रहते हैं, तो हम अपनी तरफ से क्यों ना पहला कदम उठाएं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अगर जरूरी। कदम नहीं उठा सकते तो कम से कम इस चीज को हाईलाइट तो करें ताकि और जो इधर रुचि रखने वाले लोग हैं इससे जुड़े। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरह से इस चिटेलुई नदी को बचाने के लिए मुहिम चलाई गई, इस तरह से हमारे आसपास जल स्रोतों और पर्यावरण से जुड़ी दूसरी चीजों को बचाने की कितनी जरूरत है। यहाँ जो उन्होंने उदाहरण लिया, और एक और उदाहरण उन्होंने जो हमारे पुडुचेरी का भी लिया, जहाँ पर कचरा जो है उससे खाद का निर्माण किया गया, उसकी जो रिसाइकलिंग की बात उन्होंने कही। देखिए ये सब ये प्रजातंत्र और लोकतंत्र के उदाहरण है जी, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब है कि लोगों का जुड़ना जी, ये एक लोकतंत्र का उदाहरण है। और देखिए यहाँ उन्होंने बात की कि स्वच्छता से विकास। जी, आपने जो भी चिटेलुई की बात अभी प्रधानमंत्री जी के उल्लेख किया, उसमें एनजीओज का और यूथ का इन्वॉल्वमेंट, युवा शक्ति का बहुत ज्यादा योगदान रहा है। यही पुडुचेरी का उदाहरण भी यही है। यही उन्होंने हिमाचल की साइकिल रैली का भी उदाहरण किया, जो कि शिमला से मंडी की 175 किलोमीटर की यात्रा है, जहां पर वो संसाधन के संरक्षण के लिए, जल के संरक्षण के लिए काम करने वाले लोग हैं। देखिए जम्मू कश्मीर में हम सब जानते हैं तवी नदी है, झेलम झील की बात करते हैं, यहाँ भी मेरे ख्याल से हमारे युवाओं को इस तरह से प्रयास करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के संदेश को हमारे युवाओं को, जम्मू कश्मीर के युवाओं को लेने की जरूरत है कि वो लोग भी जुड़े और न सिर्फ भारत सरकार की तरफ या प्रदेश के प्रशासन की तरफ देखें, बल्कि आगे आकर लोग अपने आप को सहयोग दें। और सोचना पड़ेगा कि हमारे ही सहयोग, हमारे ही योगदान से इन समस्याओं का समाधान हो सकता है। जी, और जिस तरह आपने साइकिल रैली का जिक्र किया, तो उस रैली के दौरान जागरूकता फैलाने के लिए लोगों को बताया जा रहा है, लेकिन कुछ देर के बाद लोग भूल भी जाते हैं उस तरफ नहीं। लेकिन जो उन्होंने राजस्थान की उस बावड़ी का जिक्र किया, सुल्तान की बावड़ी का जिक्र किया, और कितने अच्छे तरीके से, हालांकि जिन्होंने वो पहल की वो सीएस थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, पर्यावरणविद नहीं थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, हिसाब किताब करने वाले लोग जो थे, लेकिन उन्होंने इस चीज को जाना कि उसकी कितनी महत्ता है, उसका कितना महत्व है, उसको बचाना कितना जरूरी है, और उसको फिर नाम उन्होंने दिया सुल्तान से सुरतान, सुर और ताल के साथ जोड़ा। और आप वहाँ नियमित तौर पर आयोजन होते हैं, संगीत के आयोजन होते हैं, लोग वहाँ आते हैं, जुड़ते हैं, और संगीत के माध्यम से उस जगह की अहमियत को भी। देखिए सुल्तान भी नाम इतना अच्छा लगा क्योंकि हम सब जानते हैं संगीत में 7 सुर जो होते हैं, जी जी, उसको 7 सुर का मतलब 7 सुर का संगम होता है। तो इस तरह से हमारे जो संस्कृति है और हमारे जो अलग अलग तरह के लोग हैं उनका एक साथ जुड़ना बहुत जरूरी है जी। और यहाँ पर एक चीज मैं उदाहरण देना चाहूंगा, भारत सरकार की बहुत अच्छी योजना है, वो है नदी को जानो, और इसमें जम्मू कश्मीर के बहुत सारे बच्चों ने पीछे 2 से 3 साल में भाग लिया है। इस तरह की प्रतियोगिता हुई जिसमें हमारे आसपास की जो नदी हमको जाने, तो कम से कम अभी आपने बात की तालाबों की, ऐसी छोटी छोटी जगहें हैं जो हमारे जल के स्रोत हैं, उनको हम जाने, नदियों को जाने, अपने जल के स्रोतों को जाने। जब जानेंगे तो उनका हमके उनके प्रति लगाव होगा, और जब लगाव होगा तो उनके हम संरक्षण की बात सोचेंगे, उनको बचाने की बात सोचेंगे। और वहां पर बच्चों को, तो यहाँ विद्यालयों को आगे आने की जरूरत है कि वो बच्चों को वहां ले जाएं। और इस तरह का हमने देखा है जम्मू कश्मीर में प्रयास हुए हैं, जब बच्चे वहां जाएंगे और देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसके संरक्षण की बात भी होगी। तो स्वच्छता से विकास की ओर जाने का जो प्रयास है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात में आज भी उन्होंने उसका उल्लेख किया है, ये यहाँ पर से संभव है जी। और इसी से हम लोगों को भी ये सबक लेना है कि अपने आसपास अगर हमारे कोई तालाब है, नदी है, नाड़ू है, बावली है, या इस तरह का कोई जल स्रोत है जो क्षतिग्रस्त हो चुका है, खराब हो चुका है, बंद है, उसका जीर्णोद्धार करने के लिए हम कोशिश करें ताकि इन स्रोतों को बचाया जा सके। आज देखिए देश के कई हिस्सों में बाढ़ आई हुई है, तबाही बाढ़ ने बचाई, लेकिन बरसात के दौरान पानी का बरसना भी एक मौका है
है कि हम उसे संचित करके रखें, उसको हार्वेस्टिंग जिसे हम कहते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब समय आने वाला है बरसात का, तो हमें पहले से किस तरह से तैयार होना है कि हम उस पानी को बचा के रखें भविष्य में इस्तेमाल के लिए। देखिए, उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो हमारे स्रोत हैं, जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, तो वहां पर संसाधनों का संरक्षण करना पहले बहुत जरूरी है, क्योंकि जब वो एक कोई विपदा आ जाती है उस वक्त अगर हम बचाव करते हैं तो उसमें हमारा नुकसान भी बहुत होता है, हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए अगर हम पहले से ही अपने संसाधनों को संरक्षण की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हम उन स्रोत को एक संसाधन के रूप में लेंगे, ना कि विपदा के रूप में लेंगे। तो उसके लिए जो हमारे नागरिक हैं उन सबको, खासकर जो बच्चे हैं, जो युवा शक्ति है, उनको जोड़ने की बहुत जरूरत है। ना कि हम उनकी तरफ किसी योजना की शुरू होने की बात करें, बल्कि योजनाएं खुद प्रारंभ करें। आज की पूरे मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि एक जो लोकतंत्र है, और मन की बात में बताना चाहूंगा, आज 90वां संस्करण था जी, और 90वें संस्करण में आज प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही, और मन की बात का जो मुख्य एक रास्ता है वो है कि प्रजा से सरकार की तरफ जी, क्योंकि वो पूरे महीने भर प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में प्रधानमंत्री जी खुद लोगों से ये चीजें लेते हैं, इनपुट्स लेते हैं, उनका कार्यालय का पोर्टल है, और वो प्रजा से सरकार की तरफ आती है। तो ये जो मन की बात है वो लोगों की मन की बात है, लोग चाहते हैं, हर भारतीय चाहता है कि मैं योगदान करूं। ये भारतीय संस्कृति है जिसमें कि वो सेवा परोपकार की भावना है, तो उन्होंने उसी को उदाहरण लेके आज पूरे मन की बात में बात कही जी। भारत एक देश है विविधताओं का, तरह तरह के धर्म है, जातियां हैं, प्रांत हैं, इलाके हैं, खान पान है, सब कुछ अलग अलग है, लेकिन उसकी खूबसूरती इसी विविधता में है, रंग बिरंगापन जो उसका है उसी में उसकी खूबसूरती है। प्रधानमंत्री जी ने आज यात्राओं का भी जिक्र किया, और ये जो मौसम शुरू हो रहा है देश भर में कई यात्राएं होती हैं, धार्मिक पर्यटन। हाँ जी, तो इन यात्राओं को सर आप अर्थव्यवस्था की मजबूती, प्रकृति के प्रति प्रेम, उसकी तरफ जाना, उसको समझना, उस नजरिए से इन यात्राओं आप किस तरह? देखिए, इस वक्त अभी प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जगन्नाथ यात्रा की बात भी कही है, जो पुरी से प्रारंभ होती है, इस तरह की बहुत सारे प्रदेशों में भी शुरू हो चुकी है। सब धार्मिक पर्यटन भी है, धार्मिक भावनाएं भी हैं, और साथ ही साथ भारतीय संस्कृति से जोड़ने का एक प्रयास भी होता है। हम भारतीय संस्कृति को समझते हैं, और इन सभी यात्राओं में आप देखते हैं कि जहां पर गरीब और अमीर का कोई भेदभाव नहीं, ऊंच नीच का कोई भाव, इसका उल्लेख प्रधानमंत्री जी ने कहा, और उस तरह से जुड़ जाते हैं। हमारे अमरनाथ की यात्रा में जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका सहयोग कितना होता है, और सहयोग के साथ साथ वहाँ की अर्थव्यवस्था का विकास कितना होता है, कितने युवाओं को कितना एम्प्लॉयमेंट मिलता है उस दौरान, चाहे कोई भी यात्रा हो। तो उन्होंने एक पंढरपुर यात्रा का भी उल्लेख किया कि जहाँ पर पंढरपुर की यात्रा में भी लोग किस तरह से जुड़ जाते हैं, और समाज का हर वर्ग जुड़ जाता है, और जुड़ने से उनकी भी अपनी अर्थव्यवस्था और उनका भारतीय संस्कृति के साथ जुड़ाव, जिस तरह के धार्मिक हमारे पर्व हैं और खासकर यात्राएं हैं, और इस टाइम वर्ष ये चल रहा है, इस समय चल रहा है, उसका आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया कि संदेश दिया पूरे देश को कि इनमें सब लोग आपस में जुड़े और सब लोग सहयोग करें एक दूसरे को। जी, अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होने वाली है। अगर हम खाली अपने जम्मू कश्मीर की ही बात करें तो तैयारियां कितने दिनों से चल रही हैं, और इसका लाभ न केवल व्यापारियों को मिलेगा बल्कि और भी दूसरे लोग जो इससे जुड़े हुए हैं। देखिए, गाड़ी वाले हैं, ट्रांसपोर्ट वाले हैं, टूरिज्म से जुड़े दूसरे जो लोग हैं, होटल वाले हैं, उनको फायदा होगा, दुकानदारों को फायदा होगा, और यात्रा मार्ग पर जो हमारे पिट्ठू हैं या घोड़े वाले हैं या समाज के हर वर्ग को फायदा मिलेगा। और लोग जो प्रकृति की गोद में जाते हैं वो देखते हैं कि प्रकृति कितनी समृद्ध है, और ये भी चीज नोट करते हैं कि हम कहीं उसे खराब ना करें। व्यवस्था की गई है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल ना हो, पॉलिथीन का इस्तेमाल ना हो, ये व्यवस्था भी की, तो प्रकृति के प्रति प्रेम भी जागृत होता है कि ये एक नायाब जो धरोहर है, इसे हमने संभाल के रखना है, बचा कर रखना है। अंत में चलते चलते प्रधानमंत्री ने ये भी जिक्र किया कि कोरोना जो है अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, और हम भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मामले आते ही रहते हैं, हजारों की गिनती में मामले आ रहे हैं। तो ऐसे में अंत में मैं चाहूंगा कि ये बातचीत खत्म करने से पहले हम लोगों को ये भी कह दें कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं, और प्रधानमंत्री का जो संदेश है कि हम लोग इस खतरे को, लेकिन एक चीज बहुत माननी पड़ेगी प्रधानमंत्री जी के जो पिछले 2 साल के सरकार के प्रयास रहे हैं कि 200 करोड़ के करीब डोज हमारी वैक्सीन की लग चुकी है। उन्होंने ये भी संदेश भी दिया कि आप प्रिकॉशनरी डोज भी लगवाएं। और देखिए, फिर मैं बात करूंगा कि जो कोविड-19 का जो 2 साल का वर्ष रहा है बहुत कष्टमय रहा है। आपने देखा होगा पूरे देश में और पूरे विश्व में लोगों ने इसको देखा कि भारतीय लोगों ने किस तरह से सेवा की भावनाओं के साथ न सिर्फ अपने परिवार के बल्कि दूसरे परिवारों के सेवा के लिए काम किया, परोपकार और समाज की पूरी सेवा करने का काम। और देखने में ये भी आया कि कंजूस से कंजूस आदमी भी उस स्थिति में ये समझ रहा था कि नहीं, दूसरे लोगों को मेरी जरूरत है, मुझे कुछ योगदान देना चाहिए। लोगों ने लंगर लगाए, लोगों ने सेवा करी, लोगों ने हॉस्पिटल में जाके ऐसे एनजीओ के साथ जुड़े, बहुत
सारे ऐसे प्रयास हुए और वो भारतीय संस्कृति का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है आज के दिन कि ऐसे आने वाली कोई भी विपदा हो उसको हम पहले से अपने में तैयारी कर रखें और सब लोग जुड़ के एक साथ उसका बहुत मजबूती के साथ उसका सामना करें। तो ये संदेश है कि हमको अभी उसका प्रयास करना है कि किस तरह से हम लोग आगे किसी भी तरह की जो राष्ट्र की विपदा होगी, कोई आपदा होगी, जब हम लोग पूरा राष्ट्र एक साथ जुड़ जाता है। और हमारे पूरे विश्व ने देखा कि भारत में किस तरह से हमारा सामने हुआ। बड़े विकसित देशों में आपने देखा होगा वहां पर कोरोना की स्थिति बहुत खराब रही है, लेकिन भारत में हमारे सबका योगदान एक बहुत बड़ा उदाहरण है, भारतीय संस्कृति का उदाहरण। तो कुल मिलाकर आज के मन की बात का संदेश यही है कि हम खुद से जुड़े, अपने आप को पहचाने, अपनी परंपराओं पर मान करें, चाहे वो खेल हैं, चाहे कोई इलाज की पद्धतियां हैं, जैसे कोरोना काल में आयुर्वेद का कितना बड़ा योगदान जी रहा। हाँ, बिल्कुल। और अपने खेलों से जुड़े ताकि तन मन से हम स्वस्थ रहें, मस्तिष्क से भी हम स्वस्थ रहें। तो उम्मीद करते हैं कि आज जो बातें साझा की उन्हें सिर्फ हमने सुना ही नहीं बल्कि हमारे सुनने वाले उन पर अमल करने की भी आज प्रण करेंगे। डॉक्टर बालिया, आप अपने बिजी शेड्यूल से आपने समय निकाला इस प्रोग्राम के बारे में बातचीत करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।